गुड मॉर्निंग। अब मैं आपको थोड़ा ये इंटरनेट और मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजीज के बारे में बताऊंगा। तो ये बहुत ही जिसे कहते हैं ओवरव्यू की तरह है, और इसके अंदर क्या होता है एग्जैक्टली अगर ये आपको जानना है तो इसके लिए आपको DEI में एडमिशन लेना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंटरनेट क्या है, फिर उसके कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, स्पेशली जो DEI में हम लोग करते हैं वो क्या है। तो सबसे पहले इंटरनेट कैसे काम करता है। तो इंटरनेट आप ये इमेजिन करिए कि एक बहुत लंबी तार की तरह है जिससे बहुत सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं और ये आपस में बातचीत कर सकते हैं, राइट। लेकिन बातचीत करने के लिए हर एक कंप्यूटर को अगर बातचीत करनी है दूसरे से तो उसको एड्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको ये कहना पड़ेगा कि मेरे को इस कंप्यूटर से बात करनी है। तो हर कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है उसके साथ एक एड्रेस एसोसिएटेड होता है, और इस एड्रेस को हम लोग IP एड्रेस कहते हैं। और आप ये देखिए, ये 4 डिजिट्स हैं, 4 नंबर्स हैं, जो कि इनफैक्ट 4 इंटीजर्स जो ये डॉट से सेपरेटेड है, ठीक है। तो इनका भी एक मतलब होता है, लेकिन ये नंबर जो है ये हर एक कंप्यूटर जो इंटरनेट पे कनेक्टेड है उसके लिए यूनिक होता है, ठीक है, अपने आप में। तो इसका मतलब कि आप अगर कोई कंप्यूटर लगाएंगे उसका नंबर अलग होगा, कोई और लगाएगा उसका नंबर अलग होगा, इस तरह से सबके नंबर्स अलग होते हैं। लेकिन ध्यान में रहे कि जब आप एक्चुअली यूज करते हैं कंप्यूटर को और आप कोई भी चीज एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस तरह के नंबर्स तो टाइप नहीं करते। आप लोग सबने कोई साइबर कैफे विजिट किया होगा और कोई वेब पेज एक्सेस किया होगा, जैसे कि आप लोग सबके फेसबुक अकाउंट्स होंगे, तो आपने टाइप किया होगा www.facebook.com, इस तरह से। तो ये नंबर जो है ये याद करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसको याद करने के लिए और जो इसमें जो कंप्यूटर में चीजें हैं उनको एक्सेस करने के लिए आसानी से हम लोग एक नेमिंग स्कीम यूज करते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं ये बता दूं कि चाहे कोई भी डिवाइस आप इंटरनेट पे अटैच करें, चाहे वो एक टोस्टर हो या फ्रिज हो, राइट, अगर आप ये चाहते हैं कि वो इंटरनेट से कनेक्टेड हो तो उसको भी एक नंबर देना पड़ेगा जो उसके लिए यूनिक होगा, सब में यूनिक होगा वो, ठीक है। तो आप इस रेफ्रिजरेटर को, टोस्टर को किसी भी कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह के नाम हम लोग यूज करते हैं, और ये नाम बेसिकली हम लोग को एक स्पेसिफिक चीज जो है या कंटेंट एक कंप्यूटर पे एक्सेस करने देते हैं, ठीक है। तो जैसे www.google.com, फिर DEI की वेबसाइट अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आप टाइप करेंगे www.dei.ac.in। तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं डोमेन नेम्स, ओके। इनफैक्ट ये जो नाम है यहां पे, ये बेसिकली एक कंप्यूटर को रेफर कर रहा है यहां पे इस केस में, राइट। और ये नाम हम लोग यूज करते हैं। तो इंटरनेट पे जो एक्चुअल एड्रेसेस यूज होते हैं वो तो ये न्यूमेरिक फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब हम लोग इंटरैक्ट करते हैं तो हम लोग इस तरह के नाम यूज करते हैं। तो ऑब्वियसली इससे पहले कि कोई भी इंटरैक्शन हो दो कंप्यूटर्स के बीच में, ये नाम जो है उस न्यूमेरिक फॉर्म में ट्रांसलेट होना जरूरी है। तो उस ट्रांसलेशन के लिए एक स्पेशल सर्वर यूज होता है जिसे हम कहते हैं डोमेन नेम सर्वर, ठीक है। तो जैसे आप ब्राउजर, किसी भी कंप्यूटर पे ब्राउजर पे बैठ के कोई एड्रेस टाइप करते हैं जैसे www.google.com, तो क्या होता है, ये जो आप टाइप करते हैं ये एक न्यूमेरिक एड्रेस में ट्रांसलेट होता है सबसे पहले बाय एक डोमेन नेम सर्वर के द्वारा, और फिर वो नंबर जो मिलता है वो यूज होता है उस कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो ये जो नेमिंग स्कीम है, ये जो आप देख रहे हैं www.google.com, इसका क्या मतलब है? तो इसको समझने के लिए हम लोग को एक्चुअली इसको उल्टा पढ़ना पड़ेगा। सो राइट टू लेफ्ट, ओके। और ये एक तरह से एक कंप्यूटर्स का ऑर्गेनाइजेशन रिफ्लेक्ट करता है। तो सपोज आपके पास एक कंप्यूटर है जिसमें आपका वेबसाइट स्टोर्ड है, जिसका हम लोग नाम दे रहे हैं www.dei.ac.in, ठीक है, जिसमें हमारी DEI की वेबसाइट है। तो अब इसको हम लोग कैसे देखेंगे? हम लोग
सॉरी लेफ्ट लेफ्ट से शुरू करेंगे, नॉट राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। और सबसे पहला जो है www, ये एक कंप्यूटर का नाम है, ठीक है, एक कंप्यूटर का नाम है। और जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते जाएंगे, ये ग्रुप्स ऑफ कंप्यूटर्स को रेफर करता जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग गए www और उसके बाद गए .dei, तो www.dei जो है वो DEI में जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जो DI जो है, नॉट www, DI जो है वो एक DI में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको रेफर कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई कंप्यूटर है जिसको आपने अपना नाम दिया हुआ है, तो आपका नाम, और वो DI में है तो आपका नाम .dei कहलाएगा वो, ठीक है। अब DI में जितने कंप्यूटर्स हैं और आगरा यूनिवर्सिटी में जितने कंप्यूटर्स हैं और जितने भी यूनिवर्सिटी में जितने कंप्यूटर्स हैं वो सारे मिलके एक ग्रुप बना सकते हैं, राइट। तो वो ग्रुप जो है वो जो तीसरा वाला है वो ग्रुप है। तो AC स्टैंड्स फॉर एकेडमिक। तो जितने भी कंप्यूटर्स हैं बिलोंगिंग टू एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, वो सारे वो AC डेजिग्नेट करता है। तो अब क्या हुआ, अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे, आपका कंप्यूटर, DI में कंप्यूटर्स, और उसके बाद वो सारे जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके कंप्यूटर्स। और जो लास्ट वाला आप देखिए IN जो है, दैट स्टैंड्स फॉर इंडिया। तो इंडिया के सारे कंप्यूटर्स। तो अगर राइट टू लेफ्ट जाएं तो आप एक बड़े ग्रुप से एक स्पेसिफिक कंप्यूटर पे पहुंच जाते हैं। सो इंडिया से सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, उसके बाद DEI, उसके बाद वो स्पेसिफिक कंप्यूटर, राइट। तो हर ऐसे नाम का एक यूनिक न्यूमेरिक ट्रांसलेशन होगा जो कि ये डोमेन नेम सर्वर करेगा, राइट। तो एक तरह से ये नेमिंग स्ट्रक्चर जो है वो हायरार्किकल है, ठीक है, हायरार्किकल है। तो हम लोग ऊपर से अगर नीचे आए तो ग्रुप से स्पेसिफिक कंप्यूटर पे पहुंचते हैं, नीचे से ऊपर जाए स्पेसिफिक कंप्यूटर से ग्रुप पे पहुंच सकते हैं। तो ये आप देखिए कि ये जो है ये पूरा नाम जो है ये, इसको हम डोमेन नेम की तरह भी कहते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग समझते हैं कि ये इंटरनेट एक्चुअली काम कैसे करता है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि कोई भी डिवाइस अगर है वो इंटरनेट से किसी भी तरह से जुड़ी हो सकती है, राइट। तो जिस तरह से जुड़ी होती है उसे हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी कहते हैं। तो इसके कई सारे तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है अपने मोबाइल फोन के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, या आप एक स्पेशल मोडेम खरीद सकते हैं जो कि आप यहाँ ऊपर वाले केस में देखिए यहाँ पे, और वो मोडेम जो है आपको टेलीफोन लाइन से कनेक्ट कर सकता है और वो आपको इंटरनेट से कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये जो आखिरी कनेक्शन है आपके कंप्यूटर पे, इसे हम लास्ट माइल कनेक्शन कहते हैं। तो ये कई तरीकों में अवेलेबल है। तो आप एक केबल कनेक्शन भी ले सकते हैं, आप मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, मोडेम खरीद सकते हैं, किसी भी तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं। और जब आप कनेक्ट करते हैं तो आप कनेक्ट करते हैं टू व्हाट वी कॉल एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ISP जो है वो अल्टीमेटली आपको कनेक्टिविटी देता है एक टू द इंटरनेट, ठीक है। तो ISPs कई सारे हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस है, टाटा है, ठीक है, BSNL है। तो जैसे कि आप डेटा कार्ड खरीदते हैं, आपने देखा है डेटा कार्ड जो आप लगा सकते हैं अपने कंप्यूटर पे और इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। तो वो डेटा कार्ड जो है वो आपको पहले उस कंपनी से कनेक्ट करवाता है और वो कंपनी फिर आपको आगे एक इंटरनेट से कनेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो वो जो कंपनी जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है उसे कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं इनके ये सारे को ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो डेटा कार्ड इनफैक्ट बड़ा सिंपल सी एक डिवाइस होती है, एक ये है। फॉर एग्जांपल ये टाटा डोकोमो 3G वायरलेस डेटा कार्ड है। तो ये आपके कंप्यूटर में फिट हो जाएगा और ये वायरलेस के थ्रू मेरे को ISP से कनेक्ट कर देगा और हम लोग वहां से फिर इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। तो ये छोटी सी डिवाइस है, राइट। और इससे हम लोग बेसिकली इंटरनेट कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, वेरेवर। ओके, तो अब आप ये देखिए कि ये जो तारे हैं ये जो है जो इंडिविजुअल ISP से आ रही हैं और जो ये जैसे ISP से आ रही है और ये जो कंप्यूटर से आ रही है, ये इस लंबी तार से जुड़ी हुई है। तो जहां भी जुड़ी हुई है वहां पे जनरली हम लोग ये एक डिवाइस प्लेस करते हैं जिसको हम कहते हैं राउटर, ठीक है। और ये राउटर जो है ये अल्टीमेटली डिसाइड करता है
कि जो मैसेजेस एक कंप्यूटर पे जा रहे हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जा रहे हैं, वो किस डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए आप इस पर्टिकुलर राउटर को ये डिसाइड करेगा कि यहां भेजना है आगे, कि सर लेफ्ट भेजना है या राइट भेजना है, इस तरह से। ठीक है, तो ये राउटर्स होते हैं। ये राउटर्स जो हैं जगह जगह जहां भी इंटरकनेक्शंस हैं वहां पे लगे हुए हैं और ये डिसाइड करते हैं। तो अब सपोज हमारे पास यहां एक कंप्यूटर है और वो इधर वाले कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना चाहता है, राइट। तो वो क्या करेगा, कम्युनिकेट करने के लिए एक मैसेज भेजेगा। तो वो मैसेज जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये है, जैसे स्माइली फेस आप देख रहे हैं, तो ये स्माइली फेस अपने पूरे फॉर्म में एज इट इज नहीं चला जाता दूसरे कंप्यूटर पे। इस पर्टिकुलर स्माइली फेस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। ठीक है, और उसको एक एनवेलप तौर की चीज में एनक्लोज कर दिया जाता है, जिससे कि वो एक पैकेट बन जाता है। ठीक है, और ये छोटे छोटे पैकेट जो हैं फिर एक एक करके डेस्टिनेशन पे पहुंचाए जाते हैं, राइट। तो पहुंचाने के लिए ये राउटर्स डिसाइड करते हैं कि कैसे वहां जाए। वो डिपेंड करता है किस पे, जो डेस्टिनेशन एड्रेस है कि कहां भेजना है। ओके, और जब ये डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे पहुंच जाते हैं सारे पैकेट्स, राइट, तो इनको असेंबल करके इसमें से जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट करके फिर से जोड़ दी जाती है और फिर आपके जो एप्लीकेशन है उसको प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दी जाती है और पैकेट्स क्रिएट होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो पाथ एक पैकेट फॉलो कर रहा है वो दूसरा पैकेट भी फॉलो करे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पे बैठ के एक कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहे हैं दूसरे कंप्यूटर पे जो यूएस में है, तो आपका जो मैसेज है अगर 10 पैकेट्स में बटा तो हो सकता है एक जापान होके चला जाए, दूसरा जो है ये मिडिल ईस्ट होके चला जाए, इस तरह से। तो जरूरी नहीं है कि सारे एक साथ जो है एक ही पाथ फॉलो करें, अलग अलग जाते हैं। लेकिन डेस्टिनेशन एंड पे जब सारे इकट्ठे हो जाएंगे तब वो जोड़ के मैसेज में कन्वर्ट होके फिर ऊपर जो एप्लीकेशन है उसको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको ये दिखाया, राउटर्स, तारे, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, ये जो है ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर ये सोचिए कि एक बिल्डिंग की तरह है, राइट। लेकिन बिल्डिंग के अपने ऑक्यूपेंट्स होते हैं, उसमें लोग रहते हैं, राइट। तो अल्टीमेटली जो लोग हैं वही इंटरैक्ट करते हैं, वही सारा काम करते हैं। इसी तरह से जब आप कंप्यूटर खरीदते हैं, राइट, तो कंप्यूटर अगर आप खरीदे हैं जिसमें कुछ भी सॉफ्टवेयर ना लोडेड हो तो आप उससे कुछ नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करेंगे, उसके बाद अलग अलग तरीके के एप्लीकेशंस खरीदेंगे जो कि आप लोड करके यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या पावर पॉइंट या इस तरह की चीजें आप खरीद करके आप उसको इंस्टॉल करके यूज करेंगे। तो इंटरनेट जैसा मैंने अभी आपको बताया वो एक बेयर बोन्स कंप्यूटर की तरह है, हार्डवेयर। अल्टीमेटली अगर हम लोग को किसी तरह से काम में लाना है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो हम लोग को उस इंटरनेट के ऊपर एप्लीकेशंस रन करने पड़ेंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर की तरह, जैसे कि कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर हम लोग रन करते हैं जिससे हमारा काम होता है, उस तरह से हम लोग को एप्लीकेशंस रन करने पड़ेंगे कंप्यूटर के ऊपर, राइट। तो ये एप्लीकेशंस ही हैं जो इंटरनेट की सारी यूटिलिटी जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, और ये एप्लीकेशंस कई तरह के हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ये सारे। तो आपके फेसबुक है, स्काइप है, दिस इज फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, देयर आर ऑनलाइन गेम्स, ओके। उसके बाद ईमेलिंग है, आपके वीडियो स्ट्रीमिंग है, ओके, वेब एक्सेस है। ये सारी चीजें जो है ये क्या है, ये एप्लीकेशंस हैं। जिस तरह से कंप्यूटर खरीद करके आप सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो ये उस सॉफ्टवेयर की तरह हैं और इनके जरिए आप अलग अलग काम कर सकते हैं। तो अगर ये एप्लीकेशन ना हो तो आप इंटरनेट से कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एप्लीकेशंस कहां रन करती हैं? ये एप्लीकेशन जो है जो एंड में एंड पॉइंट्स होते हैं कंप्यूटर्स, वहां पे रन करती हैं और ये आपको जो सर्विस आपको चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं। तो अगर ये फेसबुक नहीं होता एप्लीकेशन तो इंटरनेट तो ऑलरेडी था, लेकिन जो फेसबुक के साथ आप कर सकते हैं वो आप नहीं कर पाते, राइट। तो ये एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो हम इसमें से एक आध एप्लीकेशन जो है वो पिकअप करके देखते हैं कि वो कैसे काम करती हैं। तो सबसे पहले इन एप्लीकेशंस को जो कि अलग अलग कंप्यूटर्स पे रन करते हैं और या अलग अलग कंप्यूटर्स यूज करते हैं, राइट। अगर कोई कम्युनिकेशन करना है तो वो कम्युनिकेशन कैसे होगा, सबसे पहले हम ये देखें। तो कम्युनिकेशन जो है किसी दो एप्लीकेशंस के बीच में, किसी दो कंप्यूटर्स के बीच में किसी बेढंगे तरीके से नहीं होता, ठीक है। इंटरनेट पे जो भी कम्युनिकेशन होता है वो एक प्रोटोकॉल फॉलो करता है, राइट। प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल बेसिकली ये डिसाइड करता है कि अगर दो जने या दो एंटिटीज बात कर रही हैं तो वो कैसे करेंगी और उनके आपस के बीच में किस तरह से और क्या मैसेजेस एक्सचेंज होंगे, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, जब आप स्कूल पहुंचते हैं और आप किसी से मिलते हैं तो आप इमीडिएटली जो है अपनी बात कहना शुरू नहीं कर देते एकदम एक साइड। आप पहले ग्रीट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, और उसके बाद फिर आप थोड़े इधर उसके हालचाल पूछ के उसके बाद फिर आप टॉपिक पे पहुंचते हैं। उसके बाद जब आप खत्म कर लेते हैं तो फिर आप गुड बाय कह के फिर अलग चले जाते हैं। तो ये एक प्रोटोकॉल है, इट स्टार्ट्स विद अ ग्रीटिंग, एंड्स विद अ ग्रीटिंग, एंड देन बीच में आप जो भी है आप अपना एक्सचेंज करते हैं। तो ये प्रोटोकॉल है। इसी तरह से प्रोटोकॉल हम लोग सब जगह फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग को एक चिट्ठी लिखनी है तो चिट्ठी लिखने के लिए भी हम लोग एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, और ये प्रोटोकॉल जो है ये एक जना नहीं कई सारे जने फॉलो करते हैं, जिससे कि आपकी चिट्ठी जो है वो करेक्ट जने के पास पहुंच जाए। तो सबसे पहले एक प्रोटोकॉल फॉलो होता है चिट्ठी लिखने का। तो चिट्ठी लिखने का भी एक तरीका होता है, आर्बिट्ररी तरीके से आप नहीं लिखते, ठीक है। तो आप इसमें रेसिपिएंट का नाम लिखते हैं, आप एक सब हेडिंग वो लिखते हैं, सब्जेक्ट लाइन लिखते हैं, उसके बाद आप पूरा एक एड्रेस करते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद फिर आप पूरा मैसेज लिखते हैं, उसके बाद आप क्लोजिंग करते हैं, राइट। फिर आप क्या करते हैं, अगर आपको चिट्ठी भेजनी है तो फिर आप क्या करते हैं, आप उसको एक एनवेलप में डालते हैं, ठीक है, और एनवेलप पे आप एड्रेस लिखते हैं, राइट, और कि कहां भेजना है और किसने भेजा है, और उसके बाद उस पर स्टैंप लगाते हैं, और फिर आप क्या करते हैं, आप उसको पोस्ट ऑफिस में डाल देते हैं, ठीक है। अब पोस्ट ऑफिस जो है उसको क्या दिख रहा है, उसको अंदर का मैसेज तो दिख नहीं रहा, उसको खाली एनवेलप दिख रहा है और उस पे जो आपने लिखा है वो दिख रहा है। तो वो इंफॉर्मेशन यूज करके वो उसको करेक्ट अगले पोस्ट ऑफिस पे पहुंचा देता है, और वहां से फिर पोस्टमैन जो है वो आपके जो रेसिपिएंट है उसको पहुंचाता है। वो क्या करता है, वो उसको फाड़ता है और पढ़ता है। तो जो एंड में जो आदमी है वो आपस में जो है वो क्या प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, वो जो लेटर का फॉर्मेट है वो यूज कर रहे हैं। तो आपने जो चिट्ठी लिखी वही चिट्ठी तो वो पढ़ रहा है, उससे ये थोड़ी ना मतलब कि वो कैसे उसके पास पहुंचा। लेकिन जब इसने उसको डाल दिया पोस्ट ऑफिस में, तो पोस्ट ऑफिस जो दो पोस्ट ऑफिस हैं वो आपस में एक दूसरा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, है कि नहीं। तो दो प्रोटोकॉल्स हो गए, एक तो चिट्ठी लिखने का प्रोटोकॉल, एक जो एनवेलप है वो एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस या आपके घर से दूसरे घर तक पहुंचाने के लिए वो यूज होता है कि नहीं। तो दो प्रोटोकॉल्स हो गए। तो एक प्रोटोकॉल जो है हम ये इमेजिन कर सकते हैं दूसरे के ऊपर ऐसे बैठा हुआ है। तो सबसे पहले आप मैसेज लिखते हैं, मैसेज को आप एनवेलप में डालते हैं और फिर पोस्ट ऑफिस में डाल देते हैं। पोस्ट ऑफिस जो अपना प्रोटोकॉल फॉलो करके दूसरी जगह पहुंचा देता है, वहां से आप जो चिट्ठी जो आपको मिलती है वो आप उसको फाड़ के फिर वो मैसेज पढ़ लेते हैं, ठीक है। एनवेलप को फाड़ के आप मैसेज पढ़ लेते हैं। तो दो प्रोटोकॉल हो गए, एक के ऊपर एक। तो इस तरह से कोई भी हम लोग जनरली काम करते हैं तो उसमें हम लोग इस तरह की प्रोटोकॉल लेयरिंग करते हैं। लेयरिंग से इंटरनेट पे ये है प्रोटोकॉल लेयर, ठीक है। इंटरनेट पे भी प्रोटोकॉल लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर जो है जो प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल है जो एप्लीकेशन जो अल्टीमेटली रन कर रही है वो फॉलो करती है। बाकी सारे उसके नीचे वाले जो प्रोटोकॉल्स हैं वो ये इसलिए एग्जिस्ट करते हैं कि आपका जो मैसेज है या एप्लीकेशन का जो भी मैसेज है वो करेक्टली दूसरे एंड पे पहुंच जाए, ओके।
तो इंटरनेट पे इस तरह से 2 नहीं 7 लेयर्स होते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि आपके मैसेजेस जो हैं वो ठीक तरह से दूसरे एंड पे पहुंच जाए या एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन से बात कर सके। तो जो ऊपर में आप देख रहे हैं प्रोटोकॉल्स, ये बेसिकली प्रोटोकॉल्स हैं जो डिफरेंट एप्लीकेशन से रिलेट करते हैं। तो जैसे HTTP है, इसे कहते हैं हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये प्रोटोकॉल यूज होता है जब आप कोई भी वेब पेज एक्सेस करते हैं इंटरनेट पे। ठीक है, ओके। तो इस पर्टिकुलर आइडिया को लेके अब हम लोग एक एप्लीकेशन देखते हैं, राइट? और वो एप्लीकेशन है वर्ल्ड वाइड वेब की वन एप्लीकेशन। रिमेंबर, इंटरनेट जो है वो खाली इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एक बेयर बोन्स कंप्यूटर की तरह है। जो एप्लीकेशन है वही उसकी जान है, आपके सारे जो बेसिकली आप यूज करना चाहते हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन जो है वो हम देखेंगे वो वर्ल्ड वाइड वेब का। तो आप लोग सब लोग जो हैं वो जा चुके होंगे किसी साइबर कैफे में, और आप लोग ने कंटेंट एक्सेस किया होगा वहां बैठ के। आजकल तो बहुत कॉमन हो गया, किसी ने टीचर ने असाइनमेंट दिया, इंटरनेट पे गए, वहां से सब कुछ डाउनलोड किया और उसको अपने कॉपी किया और जमा कर दिया और खूब सारे नंबर मिल गए। लेकिन ये नहीं पता कि लोगों को कि एक नहीं 10 जने भी वही चीज कॉपी कर रहे हैं। तो टीचर को 10 चीजें दिख रही हैं, 10 लोगों के सबमिशन जो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो आप तो सोच रहे हो नंबर बहुत आ रहे हैं, एंड में नंबर 0 आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो कंटेंट आप एक्सेस करते हैं, राइट, और जो आपने असाइनमेंट में यूज करते हैं, तो ये आपको कहां मिलता है, किस एप्लीकेशन के जरिए मिलता है? इस एप्लीकेशन के लिए जरिए जो आप वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये क्या है और ये कैसे काम करता है, इसको हम देखते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इसमें कंटेंट जो है वो क्या है और वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जो आप एक्सेस करते हैं वो क्या है? वो बेसिकली मटेरियल है। ओके, रीडिंग मटेरियल या कोई दूसरे तरह की चीजें भी हो सकती हैं जिसमें एम्बेडेड, जैसे ऑडियो, वीडियो एंड इस तरह की चीजें। तो हम सबसे पहले किताब के बारे में सोचते हैं। तो किताब में क्या होता है? किताब में आप एक एंड से दूसरे एंड पढ़ते हैं, ठीक है, और आप जो ऑथर चाहेगा उसी सीक्वेंस में आपको टेक्स्ट को पढ़ना पड़ेगा। आप बीच में जाके कोई चीज पढ़ नहीं सकते। तो अगर आप ये जानना चाहें कि एंड में क्या हुआ या प्लॉट क्या है और एंड में विलन का क्या हो गया, तो वो आप पता नहीं लगा सकते जब तक कि आप पूरी किताब को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग इस पूरे टेक्स्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर सकते हैं और उसको एक तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक समरी लिख देंगे, राइट, और उस समरी से हम लोग लिंक्स प्रोवाइड कर सकते हैं टू डिफरेंट पेजेस जहां पे डिटेल स्टोर्ड है। तो अगर आप ये जानना चाहें किसी हीरो के बारे में कि वो क्या है, उसका क्या बैकग्राउंड है, तो आप उस हीरो के नाम पे क्लिक करके एक दूसरे पेज पे जा सकते हैं जहां आपको सब कुछ वो मिल जाएगा, इंफॉर्मेशन। ओके, तो इस लिंक को जो कि आप फॉलो कर सकते हैं डिटेल्स पे जाने के लिए या दूसरे टॉपिक पे जाने के लिए, तो उसको हम कहते हैं हाइपरलिंक। ओके, तो अगर कोई भी टेक्स्ट हो जिसमें इस तरह के लिंक्स एम्बेडेड हो जो आप फॉलो कर सकते हैं दूसरे पेज में जाने के लिए, तो उस टेक्स्ट को हम लोग हाइपर टेक्स्ट कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट। तो अगर ये लिंक्स जो है, राइट, उनको हम इमेजेस, वीडियो, इन सब से रिप्लेस कर दें और जो टेक्स्ट है उसमें भी ये सारी चीजें एम्बेड कर दें, तो हम लोग को जो कंटेंट मिलता है उसको हम हाइपर मीडिया कहते हैं, हाइपर मीडिया। तो हम लोग किसी भी किताब को हाइपर मीडिया फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। अब आप ये सोचिए कि आपके पास एक नहीं हजारों किताबें हैं और उनमें हजारों पन्ने हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये सारे पन्ने लेके अलग अलग कंप्यूटर्स पे स्टोर कर सकते हैं। ओके, और ये लिंक्स जो हैं, ये लिंक्स आपको एक पेज से दूसरे पेज पे, चाहे वो किसी भी कंप्यूटर पे स्टोर्ड हो, वो आपको ले जा सकते हैं, वो लिंक्स। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो डॉक्यूमेंट्स का है डिफरेंट कंप्यूटर्स पे, और ये जो आपस में कनेक्टेड हैं एक दूसरे से थ्रू दीज लिंक्स,
ये ही वर्ल्ड वाइड वेब है। ओके, ये वर्ल्ड वाइड वेब है। लेकिन जब आपने डॉक्यूमेंट्स को इस तरह से तोड़ दिया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिफरेंट कंप्यूटर्स पे, तो आपको इसको एक्सेस करने के लिए भी कोई एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप जा जाके हर जगह से एक उठाएंगे, उसको खींचेंगे उसको कहीं से, इस तरह का काम नहीं होता। तो आप एक जगह बैठ के आप ये सारा इंफॉर्मेशन जो है लिंक्स फॉलो करके एक्सेस करना चाहेंगे, चाहे वो किसी भी कंप्यूटर पे स्टोर्ड हो, है कि नहीं। तो ये तो इस पर्टिकुलर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक पूरी टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो ये जो इसके आविष्कारक हैं, वो आई होप द वर्ड इज करेक्ट, जो इन्वेंटर हैं वो ये हैं वर्ल्ड वाइड वेब के। इनका नाम है टिम बर्नर्स ली। ये अभी MIT में काम करते हैं। ओके, तो ये 4 चीजों का कॉम्बिनेशन है जो कि अल्टीमेटली आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सेस करने देता है। हाइपरमीडिया जो हमने देख लिया, रिसोर्स आइडेंटिफायर्स, क्लाइंट सर्वर मॉडल ऑफ कंप्यूटिंग और मार्कअप लैंग्वेज। तो हम लोग जल्दी जल्दी ये देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले आप ये देखिए कि कोई भी आपको अगर पेज या कोई भी कंटेंट आपको एक्सेस करना हो, राइट, तो उस कंटेंट का वेब पे एक एड्रेस होता है जिसे हम उसका URL कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको कोई भी पेज एक्सेस करना हो तो आप इस तरह की चीज टाइप करते हैं, देखिए, है ना। तो ये पूरा नाम आप टाइप करते हैं एड्रेस बार में। तो ये नाम जो आप पूरा टाइप करते हैं, ये क्या बताता है आपको? देखिए, हमने ये पार्ट तो देखा हुआ है। ये क्या है? ये बेसिकली वो मशीन आइडेंटिफाई करता है ना। ये देखिए, ये शुरू में क्या है? प्रोटोकॉल। क्या प्रोटोकॉल हम यूज करेंगे? HTTP। किस मशीन पे डेटा स्टोर्ड है, कंटेंट स्टोर्ड है, वो ये बता रहा है, ये डोमेन नेम। और फाइनली यहां से लेके एंड तक हमको ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वो जो कंटेंट है वो किस फाइल में स्टोर्ड है मशीन पे, और मशीन पे किस डायरेक्टरी में स्टोर्ड है। तो फाइल का एग्जैक्ट नाम क्या है वो तो यहां पे है, ये रहा, ये फाइल का नाम है, और वो किस डायरेक्टरी में स्टोर्ड है वो ये है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिलके वो एग्जैक्टली उस कंटेंट को पिन पॉइंट कर लेती हैं, किस मशीन पे और उस मशीन में कहां, और फिर आप उसको, आप जो सिस्टम है वो आपको रिट्रीव, वो कंटेंट जो है फेच करके दे सकता है। तो वो फेचिंग कैसे होती है? तो अब हम लोग को 2 तरह के सॉफ्टवेयर चाहिए और 2 अलग अलग कंप्यूटर चाहिए। ठीक है, तो एक कंप्यूटर जिस पे आप बैठे हैं, दूसरा कंप्यूटर जहां पे ये कंटेंट स्टोर्ड है। ओके, तो जो कंटेंट जिस मशीन पे स्टोर्ड है वो मशीन जो है एक बड़ी स्पेशल मशीन होती है जिसे हम कहते हैं सर्वर। और उस सर्वर वो इस वजह से है क्योंकि उस पे एक स्पेशल सॉफ्टवेयर रन कर रहा है जिसे हम सर्वर सॉफ्टवेयर कहते हैं, और जो कि जो कंटेंट उस मशीन पे स्टोर्ड है वो उसको रिट्रीव करने देता है। ठीक है, तो आपके पास एक सर्वर है, क्योंकि हमने ये वेब पेजेस, ये कंटेंट स्टोर कर रखा है जिसे हम वेब पेजेस कहते हैं, तो इसको वेब सर्वर कहेंगे। और दूसरे एंड पे जहां आप बैठे हैं वहां पे आप क्या सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? ब्राउजर यूज करते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज किया, फायरफॉक्स यूज किया, इस तरह से। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? आप सबसे पहले, अगर आपके पास ऑलरेडी पेज डिस्प्लेड है तो आप एक लिंक पे क्लिक करते हैं, राइट, वो लिंक, या फिर आप एक एड्रेस टाइप करते हैं, राइट। तो एड्रेस में जो मशीन का नाम है वो पहले एक नंबर में ट्रांसलेट होता है, किसके द्वारा? DNS के द्वारा। तो आपका ब्राउजर जो है वो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट भेजेगा DNS को, उसका ट्रांसलेशन लेगा इनटू अ नंबर, ओके, और उसके बाद उस मशीन को ये ब्राउजर जो है वो रिक्वेस्ट भेजेगा कि मेरे को आप ये प्लीज ये पेज जो है वो दे दो। तो जब सर्वर को ये रिक्वेस्ट मिलेगी तो वो इंफॉर्मेशन अपने डिस्क में से रिट्रीव करेगा। रिमेंबर, सर्वर जो है वो एक्चुअली सॉफ्टवेयर है, वो अपने डिस्क में से रिट्रीव करेगा और उसके बाद उसको वो वापस भेज देगा ब्राउजर को। जब ब्राउजर को वापस मिलेगा तो वो उसको डिस्प्ले कर देगा, आपको दिख जाएगा। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं पता लगने की जरूरत है कि किस मशीन पे कहां दुनिया में स्टोर्ड है। आप तो बस लिंक पे क्लिक करते हैं और आपको इंफॉर्मेशन मिलके, इंफॉर्मेशन जो है वो आपको डिस्प्ले हो जाती है। ठीक है, लेकिन पीछे जो है ये सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, जो एड्रेस जो है वो यूज हो रहा है एग्जैक्टली उस पॉइंट पे जाने के लिए, वहां से जो सर्वर सॉफ्टवेयर है वो आपको वापस कर रहा है पेज जो कि आपके यहां डिस्प्ले हो रहा है।
ठीक है, तो इस तरह से आप अलग अलग पेजेस को विजिट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और ये सारे आपके कंप्यूटर पे लाए जाते हैं और डिस्प्ले किए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो इस पर्टिकुलर इसमें ये जो कंप्यूटर है जहां बैठे हैं वो क्लाइंट कहलाता है और दूसरा सर्वर। तो यही क्लाइंट सर्वर मॉडल ऑफ कंप्यूटिंग है। ओके, तो इसमें जो आखिरी चीज ये है वो HTML है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो जितने भी वेब पेजेस हैं वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में स्टोर होते हैं, जो कि ये पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज करता है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जिसे हम कहते हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये बहुत ही सिंपल है। तो इसका मतलब ये हुआ कोई भी एक वेब पेज जो है 1 सेकंड में बना सकता है। जैसे कि ये है, ये देखिए, ये एक एग्जांपल है वेब पेज का, ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। तो इसमें आप ये देखिए कि इस तरह की चीजें लिखी हुई हैं, जैसे HTML, और यहां एंड में भी एक HTML लिखा है। तो ये मार्कअप्स कहलाते हैं। ठीक है, ये मार्कअप्स जो हैं डिफरेंट पोर्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं टेक्स्ट में, जो भी आप डिस्प्ले करना चाहते हैं पेज पे, और ये इंफॉर्मेशन ये भी बताते हैं ब्राउजर को कि उसको किस तरह से डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहां देखिए कि यहां पे मैंने H2 और H2 लिखा है, यहां पे फोटो ऑफ माई क्लास है। तो ये बता रहा है कि ये जो टेक्स्ट है फोटो ऑफ माई क्लास, एक इसको आप बड़ा करके पेज में डिस्प्ले करिए हेडर फॉर्मेट में। ओके, और ये देखिए, ये एक टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट है IMG, ये बता रहा है कि इस टेक्स्ट के बाद आप एक इमेज जो है उसको डिस्प्ले करिए, और उस इमेज की जो फाइल है उसका नाम ये है classroom.jpg। और ये कहां है? ये उसी मशीन पे है जहां पे ये पेज हम एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर हम इस फाइल को रन करेंगे और ये classroom.jpg जो है इसको देखेंगे तो हमको ये दिखाई देगा। ये देखो, फोटो ऑफ माई क्लास उधर लिख के आया और ये फोटो है, ये आ गया वेब पेज पे। देखो, और ये मैंने क्या रन किया? मैंने वो फायरफॉक्स ब्राउजर रन किया और इसमें पेज आ गया। तो देखिए, एक छोटा सा चेंज करते हैं, राइट? और यहां पे हम टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। मैं यहां लिख देता हूं हेलो साई हाय क्लास। ओके, और इसको सेव कर देता हूं। अब देखें यहां पे क्या होता है, ये देखो चेंज हो गया। वो देखो ऊपर में हेलो साई हाय क्लास आ गया। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। HTML सीखना 1 दिन का काम है, वेब पेज क्रिएट करना 2 दिन का काम है, लेकिन उसको फैंसी बनाना वो 3 दिन का काम है, ताकि वो अच्छा से दिखाई दे। ठीक है, तो ये HTML है। इससे आप जो है कोई भी वेब पेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो वेब पेज डिस्प्ले करने के लिए हम लोग बेसिकली ब्राउजर यूज करते हैं, लेकिन वेब पेजेस को सर्च करने के लिए हम लोग एक सर्च सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जिसमें यहां पे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं गूगल का सॉफ्टवेयर है, जो गूगल का सर्च सॉफ्टवेयर है, जो कि इन दोनों ने, जो कंपनी है वो इन दोनों ने बनाई है। ठीक है, तो मैं ये बस बताना चाहूंगा कि जो ये सर्च इंजन, ये बेसिकली एक सर्च इंजन है जो हम लोग यूज करते हैं पेजेस को सर्च करने के लिए। इनके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करी जाती है बाय एक्चुअली ट्रेवर्सिंग द वेब, एंड इट इज डन बाय सॉफ्टवेयर कॉल्ड अ स्पाइडर, अ वेब स्पाइडर। और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करके स्पाइडर वो स्टोर कर देता है कहीं पे एक सर्वर में, और जब आप सर्च इंजन पे कोई भी क्वेरी टाइप करते हैं तो वो उस सर्वर पे जाके रिट्रीव करता है इंफॉर्मेशन की कौन सा पेज जो है इस क्वेरी के लिए रेलेवेंट है, और उनके एड्रेसेस जो है वो आपको इस तरह से डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल इस तरह से दालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे तो रेलेवेंट पेजेस जो है वो, लिंक्स टू रेलेवेंट पेजेस जो है वो सारे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, तो वेब बहुत बड़ा है, ट्रिमेंडस, और जो आपको दिखाई देता है दैट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो बहुत कुछ है जो आपको कभी भी जिंदगी भर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि या तो वो इनएक्सेसिबल है या वो आपसे रेलेवेंट नहीं है, तो आप कभी उसको देखेंगे नहीं। आई विल कम टू मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। तो ये समझ में आ गया सबको? मेन चीज है एप्लीकेशंस जो आपका सारा काम करती हैं। तो हम लोग अब इस पे आते हैं मल्टीमीडिया पे। मल्टीमीडिया भी
एक एप्लीकेशन है जो कि इंटरनेट पे हम लोग रन कर सकते हैं। और ये क्या है? बेसिकली मल्टीमीडिया सिंपली मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, स्टिल इमेजेस, एनिमेशन, वीडियो एंड इंटरैक्टिविटी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स, ओके, ऑफ कंटेंट फॉर्म्स। तो आप किताब पढ़ते हैं, उसमें खाली टेक्स्ट है, ठीक, आप आईपॉड से गाने सुनते हैं, खाली ऑडियो है, राइट, आप मूवी थिएटर में जाते हैं, खाली वीडियो है। तो वो सारी चीजें जो मिलके अगर आपको कंटेंट प्रेजेंट किया जाए तो वो मल्टीमीडिया हो जाता है, ओके। तो डीआई में हम लोग बहुत सारी मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस या सर्विसेज रन करते हैं और हमारे यहाँ एक मल्टीमीडिया लैब भी है। तो किस तरह से सर्विसेज ये रन करते हैं, किस टाइप की सर्विसेज हैं? एक है ये वीडियो स्ट्रीमिंग, जिसमें कि कोई भी अगर लाइव इवेंट हो रहा हो कहीं पे, तो वो हम उस इवेंट को किसी दूसरी जगह भेज सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो आपने स्काइप यूज किया होगा, तो उसमें आप देख सकते हैं कि आप किसी दूसरे जने से बात कर सकते हैं रियल टाइम में। फिर हमारे पास सैटेलाइट ट्रांसमिशन होता है यहां से, और हम लोग ई कंटेंट जनरेट करते हैं। बेसिकली हम लोग वीडियोस जनरेट करते हैं जिसमें कि सारी चीजें एम्बेडेड होती हैं, ओके, टेक्स्ट एंड एवरीथिंग। हमारे पास एक आर्काइविंग फैसिलिटी है जिसमें कि हम हजारों लाखों वीडियो स्टोर कर सकते हैं, और हमारे पास फैसिलिटी ये भी है कि हम लोग जो भी कंटेंट प्रोड्यूस करें उसको हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब पे पब्लिश करके दूसरों को एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जल्दी से हम लोग ये देख लेते हैं कि स्ट्रीमिंग का क्या कॉन्सेप्ट। तो एक एप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं स्ट्रीमिंग का। तो कई लोगों ने इनफैक्ट यहाँ पे भी अगर सत्संग हॉल में देखा होगा तो ई सत्संग का जो ट्रांसमिशन होता है या किसी भी इवेंट का डीआई से ट्रांसमिशन होता है, तो उसमें हम लोग इस तरह की चीज यूज करते हैं, स्ट्रीमिंग यूज करते हैं, ओके। तो उसमें क्या होता है कि जो भी इवेंट वहां पे हो रहा है वो हम लोग इंटरनेट के माध्यम से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं, राइट। तो जो भी इवेंट है वो हम लोग कैप्चर करते हैं एक कैमरा से, और जो भी कैप्चर होता है वो हम लोग डिजिटाइज करके आगे भेज देते हैं, ठीक है। और जो भी डिजिटाइज होके जाता है वो बिल्कुल एक कंटिन्यूअस फॉर्म में जाता है, ये नहीं कि टुकड़े टुकड़ों में जा रहा है। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल किसी वेबसाइट से मूवी डाउनलोड करते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप डाउनलोड चला देते हैं और बैठे रहते हैं। जब तक पूरी चीज डाउनलोड नहीं हो जाती तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, आप वेट करते हैं। जब डाउनलोड हो जाती है फिर आप उसको प्ले करते हैं। इसमें क्या है, इवेंट जो है वो इमीडिएटली डिजिटाइज होकर वो आगे भेज दिया जाता है, और जैसे जैसे इवेंट हो रहा है आपको कंटेंट मिलता जा रहा है और आप उसको प्ले करते जाते हैं, ओके। तो एक छोटे से डिले के बाद आपको वो सारी चीज दिखाई देने लगती है, और पूरे टाइम जब तक इवेंट चलता रहता है वो आपको दिखाई देता है, ओके। तो बेसिकली इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो ये जो भी हम लोग कैप्चर करते हैं वीडियो, राइट, और इनफैक्ट ऑडियो भी, उसको हम लोग जोड़ के एक बेसिकली कंप्रेस कर देते हैं। अब आप ये देखिए कि जो हम लोग कैप्चर करते हैं, अगर हम लोग को उसको भेजना है ओवर द इंटरनेट, तो हम लोग, आप ये इमेजिन करिए कि एक तरह से अगर आप ये सोचे कि आपके पास एक बहुत बड़ा पंप लगा हुआ है, बहुत बड़ा पंप जो पानी जो है वो पंप कर रहा है। तो अगर बहुत बड़ा पंप है, उसमें से जो पानी निकल रहा है उसको अगर आपको भेजना हो आगे, तो आपको एक मोटा पाइप भी चाहिए, राइट। तो जो इंटरनेट में आपके वायर कनेक्शंस हैं उसको आप पाइप की तरह इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो मोटा अगर पंप है और बहुत सारी मोटी धार भेज रहा है तो आपको मोटा पाइप चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे एंड पे जो पाइप आती है हमारे पास, या जो तार आती है उसका डायमीटर बहुत छोटा है। तो अगर हम ये चाहेंगे कि इतनी मोटी धार उस पतले में भेज दें तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस मोटी धार में से कुछ कुछ चीजें निकाल देंगे, उसको कंप्रेस कर देंगे और फिर आगे भेजेंगे ताकि वो इस पतली पाइप में फिट हो जाए, राइट। इसको कंप्रेशन कहते हैं। तो ये कंप्रेशन जो होता है एक लॉसी कंप्रेशन होता है। इसमें क्योंकि हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो जो इंफॉर्मेशन एक्चुअली आगे भेजी जाती है वो कम होती है, तो लॉस हो जाता है, जो कि हम रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और फिर ये जो है, ये हम लोग जो भी
इसका आउटपुट होता है, क्योंकि वो पतले पाइप में फिट हो जाएगा, इसको हम आगे भेज सकते हैं, राइट, डायरेक्टली टू द रेसिपिएंट, या फिर हम एक और जगह ले जा सकते हैं उसको, जिसे हम कहते हैं स्ट्रीमिंग सर्वर। ओके, तो हम एक पर्टिकुलर सर्वर पे उसको पब्लिश कर सकते हैं और जहां से दूसरे लोग कनेक्ट करके उसको पुल कर सकते हैं। ओके, तो यही आर्किटेक्चर हम लोग यहां पे फॉलो करते हैं। इज दैट ओके? तो जो कंप्रेशन होता है उसमें लॉसी इस तरह से हो सकता है, आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे अब आप ये देखिए कि ये जो है इसमें लॉस कम है, इसमें लॉस ज्यादा है। देखिए ये आप पढ़ पा रहे हैं रॉयल मेल, और फिर आप कम पढ़ पा रहे हैं, यहां पे आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ पा रहे। तो इस तरह से लॉस होता है, राइट। तो जितनी आपके एंड पे जितनी मोटी पाइप होगी, जितना कंप्रेशन कम होगा, उतना आपको बेटर वीडियो मिलेगा, इस तरह से, ठीक है। लेकिन जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है वो तो जैसे पंप जो है पानी भेजता जा रहा है कंटिन्यूअसली और आपको अपने एंड पे मिलता जा रहा है, तो उसी तरह से वीडियो भी या जो कंटेंट है वो भी कंटिन्यूअसली जा रहा है और रिसीविंग साइड पे आपको मिल रहा है, ठीक है। दूसरी चीज जो हम लोग मल्टीमीडिया में करते हैं, वो हम लोग इसी तरह की स्ट्रीमिंग जो यूज करते हैं वो वाया सैटेलाइट भी करते हैं। तो हमारे यहाँ डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर्स हैं, देखिए पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है 57, जो कि इस सैटेलाइट लिंक से कनेक्टेड है, जिसका और सैटेलाइट जो हम लोग यूज करते हैं वो है एडुसैट। तो इस एडुसैट पे ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो यहां पे देखिए हम लोग फिर से कंटेंट को कैप्चर करते हैं, वही कंप्रेस करते हैं, और हमारे पास अब एक तार जो है इंटरनेट कनेक्शन है टू आवर आईसीटी सेंटर इन आईसीटी सेंटर है वो आईसीटी सेंटर दिल्ली में, और जहां से हम इग्नू में उसको भेजते हैं, इग्नू राइट दिल्ली में, और वहां से फिर वो सैटेलाइट पे अपलोड होता है और फिर सैटेलाइट से वो दूसरे जगहों पे पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो ये जो लाइन है हमारी यहां से लेकर आईसीटी सेंटर दिल्ली पे, ये एक हमारी डेडिकेटेड लाइन है जो हमने आईएसपी आपको बताया था उससे ली हुई है, खरीदी हुई है, और उसी तरह से वो लाइन भी है। तो ये हम लोग ने रिलायंस से ली हुई है और वो हमने एमटीएनएल से ली हुई है, और जो हमें ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो भी हम लोग यहाँ क्लास में कैप्चर करते हैं वो हम लोग यहाँ भेजते हैं, वहां से वहां जाता है, वहां से अपलोड होता है, फिर वो सारे 57 स्टेशन में ऑल ओवर इंडिया जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। हम लोग के यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी है, जो कि हम लोग एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इक्विपमेंट पॉलीकॉम एंटरप्राइज सोल्यूशन है उससे प्रोवाइड करते हैं। वो हमारी मल्टीमीडिया लैब की पिक्चर है, राइट। ये हमारे स्टोरेज सर्वर्स हैं, ये हमारा सर्वर रूम है, और आप ये देख सकते हैं कि क्लासरूम चल रही है, और ये जो है पीछे आप देख सकते हैं वो एक्चुअली एक दूसरा क्लासरूम है जो एडुसैट के थ्रू हमसे कनेक्टेड है। तो टीचर जो है वहां पे क्लासरूम में किसी से भी बात कर सकता है, ठीक है, किसी से भी बात कर सकता है, किसी भी क्लास में ऑल ओवर द कंट्री। हमारे यहाँ ई क्लासरूम्स हैं जहां पे हम क्लास को कैप्चर करके स्टोर करके फिर एडिट करके हम लोग पब्लिश कर सकते हैं, इस तरह से, ओके। और जो हम लोग पब्लिश करते हैं वो हमारी एक वेबसाइट है जहां पे हम पब्लिश करते हैं अपना सारा कंटेंट, जिसका नाम विद्या प्रसार है, जो कि आप एक्सेस कर सकते हैं। और ये विद्या प्रसार का सर्वर जो है वो हमारे मल्टीमीडिया लैब में है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैं स्टॉप करूंगा।